पेशे से डॉक्टर है, दिल से कलाकार। उनके शब्द दिल को छू लेती है। हम बात करें पल्लवी महाजन की। हाँ जी, पूछो, क्या पूछना चाहते हैं आप? का बचपन कैसा रहा? मैं यहाँ पे अगर बैठी हूँ तो उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स का है और बहुत उससे भी ज्यादा बड़ा क्रेडिट मेरे भाई का है। तो ये जो लिखने का सफर है अपने कहाँ से शुरू किया? 8th स्टैंडर्ड में थी मैंने फिर अपनी पहली पोएट्री तब लिखी और उसको परफॉर्म करने के बाद मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो मुझे लगा जर्नलिज्म और मास कॉम में करती हूँ, तो मैंने उसमें एडमिशन भी ले ली। बट जब मैंने उसमें एडमिशन ले ली और जाने की जब बारी आई, उसी दिन मेरे डैड आए कि देखो बीडीएस में एडमिशन हो रहा है, क्या करना है फिर? मैंने चलो ठीक है, डॉक्टर ही बन जाते हैं। पोएट्री स्टार्टेड एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, जो मेरा मन है मैंने वो लिखा और उसके बाद धीरे धीरे लोगों की बातें सुनी, कहानियां सुनी और वो निकलता गया। आप अपने पसंदीदा कविता के 2 लाइनें शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? उम्मीद कहाँ से लाती हूँ, मैं कौन हूँ कुछ लाने वाली, बातें ये मेरी सब फानी, लिखकर खुद को समझाती हूँ फिर तुम्हें बताने आती हूँ, लिखकर खुद को समझाती हूँ फिर तुम्हें बताने आती हूँ कि एक दिन ऐसा आता है जब सब बेहतर हो जाता है। और सबसे ज्यादा इमोशन जो सबको फील होता है वो दर्द का ही इमोशन है, बिछड़ने का इमोशन है, किसी के जाने का इमोशन है, बुरा फील करने का इमोशन है। तो इन सब चीजों पे मैं लिखती हूँ एंड प्लस आई राइट मोटिवेशन कि उस इमोशन से कैसे निकलेंगे। सो यही रहता है मोस्टली जो केंद्र रहता है। आप मानो या ना मानो, मगर चाहे पोएट्री लोग समझ नहीं रहे, मगर पोएट्री हमारी जिंदगी का बहुत ऑर्गेनिक हिस्सा है। लाइक कंडक्टर, ड्राइवर, वेजिटेबल सेलर, आप एडवर्टाइजमेंट देख लो, जहां आपको जिस रिलेशनशिप में आप हो सको वो प्यार है मेरे लिए। मतलब something, someone, some feeling that accepts you as you are, that is love for me. क्या है फेमिनिज्म आपके लिए? हम अक्सर बात करते हैं कि लोगों का नजरिया बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लड़कियों का भी नजरिया खुद को लेके बदलना चाहिए। मतलब हम सवाल नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं मौसमी, आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी पॉडकास्ट। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। हम आ गए एक नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ जुड़ रही है एक खास मेहमान जो एक डेंटिस्ट है, साथ में बहुत अच्छा कविता भी लिखती है। पेशे से डॉक्टर है, दिल से कलाकार। उनके शब्द दिल को छू लेती है। हम बात करें पल्लवी महाजन की। आइए जानते हैं उनके जीवन की कहानी, उनका सफर, उनके कविताओं में छुपी एहसास। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। कैसे आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, अभी शुरू से लेकर अभी तक। आई विल कॉल इट एक एक्सपीरियंस है और मैं बहुत टाइम से शुरूज के साथ और इस कॉज के साथ, आप कह सकते हैं, आप लोगों के साथ ऐसे वैसे जुड़ी हुई हूँ, ऐसे नहीं जुड़ी हुई हूँ, बट फॉलो भी करती हूँ आपके काम को। एंड आई हैव बीन लॉन्गिंग टू बी हियर एंड टॉक टू यू ऑल। आपने कैफे विजिट करा, नोएडा वाला कैफे? हाँ बिल्कुल, कैफे किया था। इट्स बीन कुछ साल हो गए उस चीज को जब मैंने कैफे विजिट किया था, और तब से मेरे जहन में था कि मुझे आना है फिर से, या शो परफॉर्म करूंगी या कुछ और करूंगी, मगर आना जरूर है। तो आज मिल गया, वो इच्छा पूरी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। और अब ये मैं बात करूंगी, मेरा पहला सवाल है आपके बचपन से रिलेटेड, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा था जानने का कि आपका बचपन कैसा रहा, या कोई ऐसा खास मेमोरीज जो आपके साथ है, क्या आप शेयर करना चाहेंगी? मैं थोड़ा, मुझे याददाश्त की ऐसी लगता है मुझे दिक्कत है, क्योंकि मेरे भाई को अपने बचपन बहुत अच्छे से याद है। मुझे अपना बचपन इतने अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे मैं पंजाब से हूँ, सो आई वॉज बॉर्न इन पंजाब। बटाला में मेरा जन्म हुआ, और मेरी पैटर्नल जो फैमिली है, इनफैक्ट मैटरनल इज इन हिमाचल, बट पैटर्नल फैमिली अभी भी पंजाब में रहते हैं। तो 4 साल मैंने अपनी जिंदगी के वहाँ बिताए और उसके बाद हम दिल्ली आए। तो जो वहाँ की यादें हैं वो बहुत धुंधली हैं, मगर एक बेंच याद है,
मुझे याद है मेरे डैड एक बार शेव करके आ गए थे और मैं रोने लग गई थी, क्योंकि पहले दाढ़ी रखते थे फिर शेव कर ली। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें याद है। बाकी जब हम दिल्ली आए तो उसका जो बचपन था, मुझे ये अच्छे से याद है, मुझे सारे लोग बुलाकर बोलते थे ये न्यूज़पेपर में पढ़ के दिखाओ, ये करो वो करो। तो थैंक्स टू माय मदर, बिकॉज शी वाज मास्टर्स इन हिंदी एंड सोशल साइंसेस, मुझे उन्होंने बचपन से बहुत पढ़ाया है। वो कहते हैं ना कि अगर एक औरत अगर पढ़ ले तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। सो आई थिंक माय क्रेडिट गोज टू माय मदर कि उनकी वजह से मेरा इंक्लिनेशन हिंदी में हुआ। और फिर पापा को म्यूजिक का शौक था, तो मैं उनकी कैसेटें सुनती थी छुप छुप के। वो जो कैसेटें नहीं होती जो रेडियो में पहले आती थी, मतलब उसमें बजाते, टेप रिकॉर्डर में हम रखते थे, तो उसमें पापा ने ना व्हाइट कलर की पर्ची लगा के उस पे गाने लिखे होते थे, तो मैं वो बहुत सुनती थी, ऐसे जाके नए नहीं पुराने सुनती थी। तो ये सब रहा मेरे बचपन का हिस्सा, जिसका मुझे लगता है कि अभी इफेक्ट दिखता है मुझे। सो यस, ऐसा ही रहा। तो आपके घर में कौन कौन है? माता पिता? मॉम, डैड, मम्मा, पापा, भाई है, छोटा भाई है, मुझसे 4 साल छोटा है। और आपने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया? दिल्ली से या पंजाब? पंजाब में वही 4 साल रही, तो वो जो एकदम होता है ना यूकेजी या नर्सरी, और उसके बाद जब दिल्ली आई तो एडमिशन में दिक्कत होती है, तो फिर से सारा किया यहाँ पे। तो आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है नर्सरी यूकेजी की। तो स्कूलिंग पंजाब से मुझे याद भी नहीं है कौन से स्कूल से थी, जो भी घर के पास था। दिल्ली में मैंने 2-3 स्कूल बदले, बट फाइनली 5th स्टैंडर्ड में मैंने सेंट जेवियर्स स्कूल है ISBT, वहाँ सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पे 5th में एडमिशन ली है। टिल 12th आई वाज देयर इन दैट स्कूल। तो आपने जिक्र किया आपका एक भाई भी है छोटा, तो दोनों में से ज्यादा शैतानी कौन करता था? मेरा भाई। मैं बहुत शरीफ बच्ची हूँ, बहुत शरीफ हूँ। मेरा भाई बहुत शैतान है। और माता पिता में कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लाइक बहुत गुस्से वाले? मेरे पापा थप्पड़ वप्पड़ मार देते थे, मुझे कम पिटी है, मैं कम क्योंकि आप पिटी हूँ। शांत रहे। नहीं, मैं शांत भी रही, बट मेरे फादर में गुस्सा था। और ये कहानियां जैसे होता है ना, घर वाले सुनाते हैं, तो मेरे पापा पहले बहुत गुस्से वाले थे, मगर विद लाइफ, विद टाइम, अब वो कम करते हैं थोड़ा गुस्सा। और उन्हें बच्चे भी ऐसे मिल गए कि उनकी चलती नहीं है ज्यादा। टाइम के साथ साथ वो चेंज हो जाते हैं बदल इंसान। गए। और लाइक दोनों में से ज्यादा पढ़ाकू कौन थे? मतलब बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ना? भाई और मेरे में से जी। मेरे को मार कम पिटी है, इसलिए कम पिटी है, मैं बहुत पढ़ाकू थी। तो मेरा भाई मुझे ऐसे चिढ़ाता है कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया। कभी झगड़ा भी हुआ इस बारे में? कि पढ़ाई के मामले में नहीं, कंपैरिजन पेरेंट्स की आदत होती है करना, बट थैंकफुली उस कंपैरिजन की वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो वी आर वेरी क्लोज नेट फैमिली। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे अगर बैठी हूँ तो उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स का है, और बहुत उससे भी ज्यादा बड़ा क्रेडिट मेरे भाई का है। तो आई थिंक उस मामले में बहुत लकी हूँ। मेरे बहन से तो मेरा बहुत लड़ाई होता था। तो आप कविता लिखते हैं, हाँ। तो ये जो लिखने का सफर है अपने कहाँ से शुरू किया? क्या किसी से इंस्पायर होके आपने शुरू किया था? जब मैं स्कूल में थी ना, तो हम लोगों की हिंदी बुक्स होती हैं। तो जैसे मैंने बताया, मेरी मॉम हिंदी की टीचर रही अपने टाइम में, तो प्रसंग सहित व्याख्या हमें लिखने को मिलती थी। तो मेरी मम्मा मुझे 3 वर्जन लिखवाती थी व्याख्याओं के, और मैं थक जाती थी, मतलब मैं बहुत ऐसे करती थी। बट वहां से कहीं से मेरे आई थिंक जहन में या मेरे व्यवहार में हिंदी लिटरेचर ये सब आना शुरू हुई। उसके बाद स्कूल में ना रिसाइटेशन कंपटीशन होता था, तो कोई भी कविता उठा ली और उसको रिसाइट किया, और उसमें प्राइज मिल जाता था, 3rd, 2nd, 1st। फिर एक दिन 8th स्टैंडर्ड में थी मैं, जब स्वरचित कविता सम्मेलन की अनाउंसमेंट हुई कि आपको अपनी कविता लिखनी है। मैंने जब पार्ट लिया तो मुझे नहीं पता था स्वरचित है, मैंने नाम वाम दे दिया और अब लिखना था मुझे। तो मैंने फिर अपनी पहली पोएट्री तब लिखी, और उसको परफॉर्म करने के बाद मुझे 1st प्राइज मिला। तो उसके बाद मुझे लगा पहली बार लाइफ में ऐसा प्राइज मिला था, मतलब अटेंडेंस का, स्कूल में पढ़ाई का मिल जाता था, बट ये जो प्राइज था दिस वाज वेरी डिफरेंट। क्योंकि जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं स्कूल में, तो माँ बाप को छोड़ के और कोई ताली नहीं बजाता है। मतलब कोई क्लास में ऐसे क्लैपिंग तो नहीं करता है कि आप फर्स्ट आए हो या इसमें, इट इज जस्ट पेरेंट्स हु आर हैप्पी।
बट ये पहली बार हुआ कि मैं स्टेज पर गई, मैंने कुछ सुनाया, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, फिर असेंबली में मुझे बुलाया गया और सब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। तो वो बहुत एक अच्छी याद है मेरे पास। तो वहां से फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझ में कुछ तो बात है जो सब तालियां मारे। तो फिर मैंने वहां से पोएट्री शुरू कर दी। बहुत ऐसे लिखती थी, छोटा मोटा मोटा छोटा, जैसे भी प्रदूषण एक दानव करके, शैशव एक बचपन बताओ, ऐसे करके मैं लिखती थी। बट बहुत ही रॉ और इनोसेंट जो भी मैंने लिखा उसमें उस वक्त, वो अभी भी है मेरे पास। आज मैं डायरी नहीं लाई हूँ, बट हाँ, वहां से मैंने लिखा और उसके बाद से मैं लिख ही रही हूँ, तब से आई हैव बीन राइटिंग। तो आप कितने साल के थे? अब ऐसे तो अब आप मेरी उम्र का पता लगा लेंगे, नहीं चलेगा ऐसे। लेकिन नहीं, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। मुझे ये भी नहीं पता एग्जैक्टली मैं कितने साल की थी, बट हाँ, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। मैं नहीं बताऊंगी अगर मुझे याद भी होगा कि मैं कितने साल की थी। कोई नहीं, लड़कियों के बस एज पूछना नहीं चाहिए। हाँ, बताओ जरा। बिल्कुल। तो आप एक डेंटिस्ट हो, हाँ। तो जो डॉक्टर की प्रोफेशन में आने का फैसला कब और क्यों लिया था? क्या परिवार में कोई इस फील्ड में रहा कि आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में ही आना है? सो मेरे पापा एक जनरल फिजिशियन है, तो घर पे वो माहौल था कि भाई डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही था कि भाई ऐसे होना है। दैट वाज लाइक, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, आपको पता होता है इसी रास्ते जाना है ना। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महान है कि बचपन में पता ही नहीं होता। और हमारे टाइम पे मेडिकल, नॉन मेडिकल, दैट्स इट। हमारे स्कूल में आर्ट्स का ऑप्शन भी नहीं था। और मुझे पता भी नहीं था भैया, मुझे यही पता था मेडिकल करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, नॉन मेडिकल किया इंजीनियरिंग बनेंगे, इंजीनियर मुझे नहीं बनना है, तो बचा ऑप्शन डॉक्टर का, ऐसे वाला। वैसे कुछ आपको कुछ चॉइस था कि मुझे कुछ अलग करना है? मुझे अभी याद है, मेरी एक फ्रेंड होती थी, तो मैं एक बार उसके साथ बचपन में खेल रही थी। तो जैसे आपने बोला ना बचपन की कौन सी यादें याद है आपको, तो एक याद मुझे वो याद है कि आई वॉज प्लेइंग विद हर, और मुझे ऐसे किसी ने, पापा ने, कोई तो आया था छत पे पूछने क्या बनना है क्या बनना है, मतलब मैं एक्ट्रेस बनूंगी। लेकिन वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, वो ज्यादा अच्छी डांसर थी और सुंदर थी। तो फिर मैंने उस टाइम मेरे को लगा नहीं, एक्ट्रेस तो इसको बनना होगा। तब मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था 2 लोग भी बन सकते हैं कुछ। तो मेरे को याद है कि मैंने ऐसे बोला था एक्ट्रेस बनूंगी, बहुत बचपन में। उसके बाद एक बार ये हुआ कि हाँ, जब मैंने अपने फाइनली पीएमटी के एग्जाम्स दिए, तो मेरे पीएमटी क्लियर नहीं हुआ। आई थिंक 2 साल मैंने क्लियर नहीं किया था। तो उसके बाद मेरे को ये था कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने जर्नलिज्म एंड मास कॉम चुना था। उसका रीजन ये है कि मैंने सर्च किया कि भाई मैं किस में अच्छी हूँ। मुझे पता था मैं पोएट्री में और बोलने में अच्छी हूँ, और मैं स्कूल में प्ले में पार्ट ले लेती थी, ऐसे ही जैसे हम कुछ कुछ बन रहे हैं। तो मुझे लगा जर्नलिज्म और मास कॉम में करती हूँ, तो मैंने उसमें एडमिशन भी ले ली। बट जब मैंने उसमें एडमिशन ले ली और जाने की जब बारी आई, उसी दिन मेरे डैड आए कि देखो बीडीएस में एडमिशन हो रहा है, क्या करना है फिर। मैंने चलो ठीक है, डॉक्टर ही बन जाते हैं। तो उस टाइम आई थिंक हम ही इतने मैच्योर नहीं होते हैं। आजकल आई थिंक चिल्ड्रन हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बट उस टाइम नहीं थी मैं। और आई एम नॉट लाइक अनहैप्पी विद माई डिसीजन। तो वो एक डॉक्टर का टैग तो मिला मुझे, तो डॉक्टर ऐसे बनी मैं। जब डॉक्टर की स्टडी कर रही थी आप, तो ऐसा कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, मतलब कोई मेजर चैलेंज नहीं था। ऐसा कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपके लिए, आपने बोला जर्नलिज्म से पढ़ाई की आपने। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो थ्रू आउट माई बीडीएस मुझे डेंटिस्ट्री से कोई इतनी मोहब्बत नहीं हुई। मैंने बस एक कोर्स किया कि चलो 4-5 साल हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, मिलते हैं। हॉस्टल में थी मैं, तो हॉस्टल लाइफ में पहली बार देख रही थी। तो इट वॉज फाइन, इट वॉज ओके, मुझे सही लगती थी डेंटिस्ट्री। मगर मैं जिस कॉलेज से थी, और ये फिर एक बात है जो मैं कहना चाहूंगी कि कॉलेज बहुत हैं इंडिया में, सिखाने वाले इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है। सो व्हाट आई फील इज कि, और उस टाइम डेंटल कॉलेजेस की भीड़ थी, और डेंटल कॉलेजेस की भीड़ बहुत थी, बट पेशेंट्स नहीं थे। तो जो बच्चे डेंटल कॉलेजेस से निकल रहे थे ना, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम पेशेंट्स करेंगे। तो मैंने भी जब अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, एक तो मुझे डेंटिस्ट्री से कोई खास मोहब्बत थी नहीं, मैंने कर ली। उसके बाद मुझे पेशेंट्स पे काम करना ज्यादा आता ही नहीं था, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं क्लिनिक खोल लूँ सीधा। एंड दैट वॉज द रीजन आई हैड टू डू मास्टर्स, क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने मास्टर्स नहीं की तो मैं डेंटिस्ट्री करके भी जीरो हूँ। मास्टर्स जब मैंने की,
तब मुझे अपना सब्जेक्ट अच्छा लगने लग गया एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग माई प्रोफेशन या लाइकिंग माई करियर विच आई हैड चूजन. उससे पहले मुझे था ठीक है चल रहा है, चल ही रहा है. सो ये चैलेंज आई थिंक खुद में ही रहा कि मेरे को मेरा सब्जेक्ट कब अच्छा लगा, वो चैलेंजिंग रहा थोड़ा. जी, जैसे कि आप डॉक्टर हो, तो जो पेशेंट है उनके साथ कैसा रिलेशन होता है? कोई पेशेंट आती है बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ पेशेंट आते हैं थोड़ा चिड़चिड़ापन रहते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं उनको? नहीं, आई थिंक इट्स थैंक्स. एक चीज है कि भाई मैं एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो और मैं बीइंग अ डेंटिस्ट ऑल्सो, मेरा जो रहा है वो बहुत मुझे मुझे मजा आता है पेशेंट का. मतलब पहले तो मैं आधे पौने घंटे तो मैं उनकी कहानियां ही सुनती हूँ, मुझे उस चीज में बहुत मजा आता है. तो अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु कम टू मी वो 5 मिनट की कंसल्टेशन के लिए आते हैं और 15 मिनट बस बातें करके जाते हैं. सो मेरा उनके साथ ऐसा रहता है. सो एक बार एक पेशेंट आई और उन्होंने मुझे बोला, खत्म हो गया सब कुछ, उन्होंने बोला मैं आपको बेटा बुला लूं एंड आई यू आर वेयरिंग मास्क और आप उसमें क्या बोलोगे? हाँ जी, आप कुछ जो बोलना है आप बुला लो. तो इट इज अ वेरी different kind of experience. मतलब I am very happy when I'm doing patients and I'm treating them because I think being a doctor, being a dentist also, आप दर्द ठीक करते हो, कुछ करते हो तो आपको दुआएं तो मिलती हैं. तो वो मुझे I think the best part of my profession is that. मतलब everything apart, जो मेरी बातें होती हैं. अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट है जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ एंड शी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज उनकी कोई सर्जरी होनी थी आगे के दांत की, तो बहुत स्ट्रेस्ड है एंड शी क्राइड ऑल्सो बीच बीच में. शी इज ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स ऑल्सो, बहुत कुछ चल रहा है उनके साथ. बट बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझे देखा पोइट्री करते हुए एंड तो उन्होंने एक दिन आके बोला मैम मैं भी ना आर्टिस्ट हूँ, मैं ड्राइंग्स बनाती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ. तो मैंने बोला आप बना रहे हो आजकल? तो शी वाज लाइक नहीं अब मैं नहीं बनाती. तो अब मैंने उनको बोला है कि आप बनाओ अपनी पेंटिंग्स. और एक बार उन्होंने बोला कि जब मैं बनाती हूँ तब मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स और ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आई एम वेरी इन अ वेरी गुड मूड. तो फिर अब मैंने उनको ये किया, वो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आई, मैंने लाइक काम करते हैं अगली बार आप एक पेंटिंग बना के आओ और मुझे दिखाओ बहुत और अच्छी फिर बात। मजे करेंगे. सो बेसिकली आई थिंक ये इन चीजों में मुझे बहुत मजा आता है, लाइक टॉकिंग टू पीपल, ऑफ कोर्स ट्रीटिंग देम, बट एट द सेम टाइम बहुत लोगों में आर्टिस्ट छुपा होता है तो मैं वो निकालती रहती हूँ. क्यूरियोसिटी बहुत रहता है अपने। यस यस. बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आजकल की जो यंग जनरेशन है जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको उनका मतलब आई थिंक वेन एवर यू चूज अ प्रोफेशन ऑल्सो, बी इट अ डेंटिस्ट और एनीथिंग, choose it, especially the profession of doctor, choose it because you want to serve. Of course money और ये सब उसमें factors आते हैं, वो आएंगे, मगर एक मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने एक पेशेंट में फिलिंग की और फिलिंग निकल गई. एक और डॉक्टर ने उस पेशेंट में फिलिंग की और फिलिंग निकल गई. लेकिन जो मेरा व्यवहार होगा पेशेंट से, जो मेरी नेचर होगी पेशेंट से, वो पेशेंट प्रॉब्लम होने के बाद मेरे पास ही आएगा. अगर मेरा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, इफ आई वुड हैव बीन रूड या मैंने अच्छे से नहीं बात की होगी, तो पेशेंट कहीं और चला जाएगा. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और मुझे लगता है बी ऑनेस्ट, आप किसी के साथ भी कर रहे हो, डेंटिस्ट्री जो चूज कर रहे हैं, आई होप यू आर चूजिंग डेंटिस्ट्री बिकॉज यू लव डेंटिस्ट्री. इफ यू आर नॉट चूजिंग डेंटिस्ट्री बिकॉज यू लव डेंटिस्ट्री, then try to do justice with your work and try to do justice with your degree. That's what I feel. बस यही है, उतना ही है. जो लोग दांतों के देखभाल के लिए लाइक गलती करती है, लापरवाही करती है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, किस चीज को लेके लोग ज्यादा लापरवाही करती है? 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है. आप करती हैं? गुड. 2 बार ब्रश करना जरूरी है. और रेगुलर विजिट्स, कोई भी दिक्कत होती है ना, तो हमारी एक इंडियन मेंटालिटी है कि जब एक्सट्रीम हो जाएगा ना, जब बहुत दर्द होगा, तभी हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे. जब छोटा मोटा खाना वाना फंसेगा तब हम नहीं जाएंगे डेंटिस्ट के पास. तो लोगों को बहुत जरूरत है कि जब चीज छोटी हो तो आ जाओ, और ये वेट मत करो कि बहुत खराब हो जाए तब, वो वाली चीज. आई थिंक दिस इज द ओनली अवेयरनेस एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, दैट इज इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. आप एक पोएट हो, तो
कौन सी बात है, लाइक किस बात से आप प्रेरणा लेती हो, इंस्पायर होकर आप कविता लिखते हो? आई थिंक डेली जो लाइफ में चीजें हो रही होती हैं, सो आई लव लिसनिंग टू पीपल। मुझे बातें करना बहुत पसंद है। तो हो सकता है आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ और हो सकता है 4 महीने बाद मैं एक कविता लिख दूँ जिसमें अगर आप पढ़ो तो आपको लगे कि अरे इसमें तो मेरी कोई बात है ना। सो आई लव इंस्पिरेशन, मुझे ऐसे ही मिलती है। आई थिंक टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू पीपल, ऐसे मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है और वही कभी ना कभी आ जाता है। और दूसरी चीज़ मिलती है आपके जो खुद के इमोशंस होते हैं, आपकी जो खुद की फीलिंग्स होती हैं। सो मेरे लिए पोइट्री यही है। पोइट्री स्टार्टेड एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, जो मेरा मन है मैंने वो लिखा और उसके बाद धीरे धीरे लोगों की बातें सुनी, कहानियां सुनी और वो निकलता गया। बहुत अच्छी बात है। कहने की सुनना भी, लाइक आपको सुन रहे कोई, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग हैं जो आपको बिल्कुल। सुनते हैं। बिल्कुल। आई थिंक ये मैंने पहले भी कही है बात कि अगर आप देखोगे ना, डेटा देखोगे या ओवरऑल सोशल मीडिया भी अगर आप देखोगे तो आजकल सब लोग सब कुछ होने के बावजूद बहुत अकेले हैं। मतलब दे आर अलोन एंड उसका कोई भी रीजन हो सकता है। इट कुड बी भाई लोगों के पास, और सबसे मेजर रीजन यही है कि लोग बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। मैं आऊंगी अपना काम करूंगी चली जाऊंगी, आप आओगे अपना काम करोगे चले जाओगे, वी आर नॉट सिटिंग एंड टॉकिंग। और वही चीज जो है आई थिंक वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। और मतलब हम अपने 4 लोग भी बैठे होंगे तो हम ऐसे फोन निकाल के फोन पे लगे होते हैं, ये वी आर नॉट सबसे टॉकिंग बड़ी टू ईच प्रॉब्लम। अदर। हम बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। और ये सबके साथ हो रहा है। मतलब स्टार्ट हमारी जनरेशन से हुआ और अब बड़े भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। जी। पेरेंट्स को भी आदत पड़ गई है ये सब। तो आई थिंक ये वो अकेला कर देता है आपको। और मतलब मुझे ऐसा लगता है बातें करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है बातें करना। सो इट कीप्स यू अलाइव। और लोगों को अकेला तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बातें करना बहुत जरूरी है। कहने की मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू भी होते हैं कि मैं ये चीज बता रही हूँ, शायद ये बाद में जाके उसका मजाक बनाएंगे या किसी हाँ। और को बताएंगे। उससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, वो- ऐसा होता है। हाँ। मेरा एक सर है, लाइक आशीष सर, जो फाउंडर है छह फाउंडेशन का, तो उन्होंने एक दिन एक बात बोला था कि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप लिख लो। लिख लो, लिख लो। मैंने ऐसा कुछ था कि एक मेरी पोएट्री है उसमें, मतलब मेरी बहुत ऐसी पोएट्रीज हैं जिसमें मैं ये बात कहती हूँ कि लिखना आपको बचा सकता है। नॉट जस्ट लिखना, कोई भी आर्ट फॉर्म होती है, जैसे हमारी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, आर्ट इज नथिंग बट थेरेपी। आप कुछ भी करेंगे, अब आप देखिए ना, एक पेशेंट जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, वो कह रहा है कि जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो उस दिन मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचो उसके जहन में कितना कुछ है जो एक पेंटिंग में निकल के आ रहा है। सो आई थिंक आर्ट इज दैट। और लिखने से ये होता है कि कभी कभी मैं अपनी पुरानी डायरी खोल के देखती हूँ कि मैंने कितना कुछ लिखा हुआ है, तो मैं उस वक्त में पहुंच जाती हूँ जब मैंने वो लिखा है और जो इमोशन मुझे महसूस हुआ है, बिकॉज आपने वो वहीं से लिया है, वहीं से लिखा है। सो बहुत जरूरी होता है वेंट आउट करना। आपके पास कोई है तो आप वहां से वेंट आउट कीजिए, और कोई नहीं है, आपको लगता है कोई नहीं सुनेगा, तो लिख लीजिए। और कभी कभी तो मैंने अपने किसी को सजेशन दी थी ऐसी कि आप लिखो और फिर उसको फाड़ दो और फेंक दो, एटलीस्ट अपने सिस्टम से निकाल दो। एंड थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं जो हम लिख के रख रहे हैं, मतलब मैं अपना बोलती हूँ, 10 साल बाद जाके मुझे इस बात पे हंसी आए कि मैं कितना पागल थी। लाइक मैं निकल चुकी हूँ चीजों से। उस दौर से या उस जोन से आप निकल चुके हो, तो अच्छी बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके कविताओं में सबसे ज्यादा किस चीज का भाव रहते, लाइक प्यार, दर्द, समाज से रिलेटेड बातें? हाँ, दर्द बहुत ज्यादा रहता है और पता नहीं क्यों है, बचपन से ही है। तो और बचपन से ऐसे ही होता था मेरे साथ। मैं हमारे ना, जैसे जब मैं कंपटीशन जीत गई थी तो उसमें ये हुआ था कि हम अपनी पोएट्री लिखा, मुझे शौक चढ़ गया कि भाई मैं तो बहुत अच्छा लिख रही हूँ कविताएं, एटलीस्ट प्राइज मिल गया है। तो मैं रोज एक कविता लिखती थी और बुलेटिन बोर्ड पे चिपका आती थी, ठीक है। और फिर एक दिन मेरे पास मेरा एक फ्रेंड आया और कहता है क्या हुआ है तेरे साथ? मैंने कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, ऐसी कविताएं क्यों लिख रही है तू? तो मतलब मैं बहुत सैड लिखती थी। सो हाँ, दर्द बहुत है मेरी कविताओं में। इंटेंशनली मैंने मोटिवेशन पे लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वो लिखती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे कहें। जो आप चाहते हो कि लोग आपसे कहें या जिसको लिख के आपको सुकून मिलता है, आप वो लिखते हो। तो आई थिंक मोटिवेशन रहती है और उसमें रीजन यही रहता है, मैं खुद को मोटिवेट कर रही होती हूँ
तो मैं मोटिवेशनल लिख देती हूँ। मगर हाँ, मोस्टली इमोशंस के आसपास रहती है मेरी पोइट्रीज, और सबसे ज्यादा इमोशन जो सबको फील होता है वो दर्द का ही इमोशन है, बिछड़ने का इमोशन है, किसी के बिल्कुल। जाने का इमोशन है, बुरा फील करने का इमोशन है। तो इन सब चीजों पे मैं लिखती हूँ, एंड प्लस आई राइट मोटिवेशन कि उस इमोशन से कैसे निकलेंगे। सो यही रहता है मोस्टली जो केंद्र रहता है। बाकी हाँ, ऑफ कोर्स द थिंग्स दैट बॉदर मी, जो चीजें मुझे नहीं सही लगती, अगर मुझे पता है मैं उसको किस मीडियम में लिख सकती हूँ तो फिर मैं लिख देती हूँ कि हाँ यही एक मीडियम है जिसमें मैं बोल के अपनी बात कह सकती हूँ। तो जो चीज मुझे बॉदर करती है आपको कविताओं में मिल जाएगी मेरी। कहीं ना कहीं कविताएं जो है हम रिलेट करते हैं, जो आप लिख रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे साथ हो चुका है। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम रिलेट कर लेते हैं चीजों को, कहीं ना कहीं उस चीज से बाहर निकलने में बहुत मदद करते मदद हैं। मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी एक कविता थी खैफ, जो मैंने डिप्रेशन पर ही लिखी थी, उसके अराउंड थी कि अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू फिनिश देमसेल्फ, जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं वो ऐसा ना सोचें, तो वो उसके ऊपर थी। तो उसके बाद मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे। आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर अ मैसेज जिसमें उन्होंने बोला था, थैंक यू सो मच, यू सेव्ड मी। तो आप अब यही लाइन अगर आपको पढ़ने में मिल जाए तो आपको कितना ऐसा फील होता है कि आपने कुछ तो अच्छा लिख दिया या कर दिया, या एटलीस्ट ये बात वहां पहुंच गई जहां इसकी जरूरत थी। तो ये चीजें बहुत सेटिस्फाइंग होती हैं एज अ राइटर, आई विल से। कभी ऐसा हुआ कि आपके कविताओं ने कोई लाइक आप बहुत लो फील कर रहे हो, वक्त बहुत खराब है, तो आपके कविताओं ने आपको सहारा दिया? बिल्कुल, बहुत होता है। मतलब बहुत बहुत हुआ है मेरे साथ ऐसा। सो व्हेन आई कैन नॉट से एनीथिंग, कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तो मैंने देखा है कि मैं गई हूँ अपने कमरे में एंड आई एम ऑलमोस्ट क्राइंग, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, और मैं अपनी डायरी खोलती हूँ, मैं 2-3 चीजें पढ़ती हूँ और मेरा मूड फ्लिप हो जाता है। आई बिकम लिटिल हैप्पी, नॉट इवन इफ नॉट हैप्पी, मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है मुझे कविताएं वो बनती है मेरा, लाइक दे हैव माई बैक। तो बिल्कुल। they have my back, I have their back, तो it is like वैसा वाला कभी कभी हम ऐसे रहता ना है। पेरेंट्स के साथ भी खुल के बात नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कुछ चीजें होती हैं आप पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, आप अपने फ्रेंड्स को नहीं बोल सकते हो, बिकॉज सबसे बड़ा है द फेयर ऑफ जजमेंट। पेरेंट्स के साथ है द फेयर ऑफ कि उनको टेंशन ना हो जाए, वो ना सोचने लग जाए। दोस्त लोगों के साथ होता है द फेयर ऑफ जजमेंट, बट आई थिंक पोइट्री राइटिंग इज समथिंग इट विल नेवर जज यू। पेजेस क्या ही जज करेंगे, बिल्कुल। तो आप उसमें सब निकाल सकते हो। और अपना थॉट्स ही है वो। यस। आप अपने पसंदीदा कविता के 2 लाइनें शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? अब ये जो आपने, मतलब वैसे मेरी हर कविता मुझे बहुत पसंद है, मगर ये जो इस टॉपिक पे हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं उसमें एक है कि a lot of people ask me, I think ये मैंने तब कविता तब लिखी थी जब मुझसे किसी ने आई थिंक ऐसे डीएम में पूछा था, या ऐसे ही बात हुई थी कि इतना कैसे मुस्कुरा के कविताएं कर रही हो, मतलब ये दर्द नहीं है क्या? तो उस पे मैंने लिखा था कि उम्मीद कहाँ से लाती हूँ, मैं कौन हूँ कुछ लाने वाली, बातें ये मेरी सब फानी, लिखकर खुद को समझाती हूँ फिर तुम्हें बताने आती हूँ, लिखकर खुद को समझाती हूँ फिर तुम्हें बताने आती हूँ कि एक दिन ऐसा आता है जब सब बेहतर हो जाता है। हाँ देर से माना होता है पर सुबह का आना होता है। कुछ और नहीं है पास मेरे, कुछ लफ्ज हैं और कुछ नज़में हैं, सो इन दोनों से ही अपने दिल को हल्का कर लेती हूँ, सो इन दोनों से ही अपने दिल को हल्का कर लेती हूँ। लिखने का जब मन ना हो तो लिखा हुआ पढ़ लेती हूँ, वो तेरी हो या मेरी हो या उनकी हो जो चले गए, इन नज़मों की उम्मीदों ने ही मुझे बचाया है बरसों, कुछ रब्त पुराना है इनसे तो खूब निभाया है बरसों। सो दिस बहुत कम्स अच्छा फ्रॉम है। दैट फैक्ट कि आई हैव बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ देम। तो मैं उम्मीद यहीं से लाती हूँ। तो ये लंबी पोएट्री है, और मुझे बीच में बोलते बोलते याद आ गया, आपने बोला था 2-4 लाइनें सुनाओ, तो कोई नहीं, मैंने मुझे तो कहा मैं तो खो गई थी। मैं तो ये सोच रही हूँ ये जो लाइन है, ये जो बातें कहाँ से आती है? ये वहीं से आती है जो भी एकदम हम बात कर रिलेटेबल रहे है। हैं ना, जो हम बात कर रहे हैं वहीं से आती है कि हम यहीं से लाते हैं उम्मीद। मतलब मैं लिखती हूँ, पहले खुद को समझाती हूँ कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, फिर सोचती हूँ कविता हो गई है तो दुनिया को भी समझा देती हूँ, फिर उन्हें समझा देती हूँ। आप लाइक डेंटिस्ट हो और पोएट्री भी करते हो, लाइक हाँ। 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट है, प्रोफेशन है। प्रोजेक्ट, वाओ। तो ये जो दोनों लाइक
प्रोफेशन है, इसको कैसे संभालते हैं आप? मुश्किल तो बहुत होते होंगे। हाँ, मतलब आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीजन है, मुझे दोनों चीजें करना बहुत पसंद है। लेकिन एक होता है ना कि जैसे आप, बहुत लोग होते हैं कि भाई 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, मगर जॉब है और जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो नहीं है उसमें खुश, तो फिर वो भागने का तरीका या कुछ उनको कुछ मिलता है ऐसे। मेरा ये है कि मुझे दोनों चीजें पसंद हैं, मतलब आई कैन चूज एनी डे कि मुझे सिर्फ ये करना है और मुझे सिर्फ ये करना है, बंद मेरा कुछ नहीं होगा। लाइक अगर मैं डेंटिस्ट्री भी चूज करूंगी तो मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी, परफॉर्म करूंगी जहां जहां मन करेगा, जहां जा पाऊंगी जाऊंगी। और परफॉर्मेंस करना मुझे एक दूसरा वर्ड, इसलिए मैं, लिखना तो चलता रहेगा, परफॉर्म करना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने वही कहा, बातें करना बहुत जरूरी है। तो मेरा वो मीडियम है, व्हेन आई एम ऑन स्टेज मैं बहुत अलग इंसान हूँ। मतलब आई विल इनवाइट यू टू माई शो। मैं ऐसे बातें करती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। तो वो मेरी वो साइड है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा मैं ये भी हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है बातें करना। तो आई थिंक क्योंकि मुझे चीजें पसंद हैं और डेंटिस्ट्री में मुझे दुआएं मिल रही हैं, लोगों की स्माइल्स मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है लोगों का, तो हो रहा है अभी अभी दोनों चीजें हो रही हैं। मतलब आई डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट थोड़ा डालना पड़ता है, ऑफ कोर्स मैनेज करना पड़ता है। मगर जब तक आपको अच्छा लग रहा है जो आप कर रहे हो, तब तक आप करोगे उसको, वो वाली चीज है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहते जब आप चाहते हो जब करना। आप चाहते हो करना, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो कभी ऐसा प्लान है आगे जाके दोनों प्रोफेशन को एक साथ मिला के कुछ अलग करना चाहती है आप? कुछ आई इंटरेस्टिंग? थिंक मेरे को ऐसा लगता है मेरे दोनों प्रोफेशन अभी भी मिले हुए हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं कि मुझे बहुत सारे पोएट्स बोलते हैं कि भाई दांत में दर्द हो रही है बता दो, है ना। तो और बहुत सारे, बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, थैंक्स टू यू ऑल, लोग जानते हैं मुझे। मतलब लोग जब जानते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं अरे हमने आपकी पोएट्री सुनी, बहुत अच्छी थी। सो इट्स ऑलरेडी मर्ज्ड। मुझे लगता ही नहीं कि दो अलग चीजें, मुझे लग रहा है। और पता हमारे उसमें बोलते हैं कि डेंटिस्ट में टिस्ट आता है, तो इट्स आर्टिस्ट का डेंटिस्ट, तो डॉक्टर का डी है और आर्टिस्ट का तो वो है ऑलरेडी। आई एम एन आर्टिस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ऑलरेडी मर्ज हैं। बट हाँ, मतलब कुछ मौका ऐसा रहा, कुछ हुआ तो व्हाई नॉट। मैं अभी भी अगर कभी डेंटल कॉन्फ्रेंस में जाके कोई लेक्चर देती हूँ, लेक्चर तो नहीं देती हूँ, कभी होस्ट करती हूँ या कुछ होता है, तो मैं स्टार्ट और एंड पोइट्री से करती हूँ एंड एवरीबडी एंजॉयज इट। क्योंकि आप मानो या ना मानो, मगर चाहे पोइट्री लोग समझ नहीं रहे हैं, मगर पोइट्री हमारी जिंदगी का बहुत ऑर्गेनिक हिस्सा है। लाइक कंडक्टर, ड्राइवर, वेजिटेबल सेलर, आप एडवर्टाइजमेंट देख लो, वो आता है ना जो कूड़े उठाने वाला, वो भी जो बोलता है, कौन सा आता है उसमें गाना चलते हैं। हाँ, गाना चलता है ना एक, कौन सा गाना है वो, कूड़े मुझे भी नहीं याद है, मुझे बट बहुत बढ़िया सुंदर सा गाना चलते हैं। तो पोएट्री इज एवरीवेयर, तो वो लाइफ का ही हिस्सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मर्ज हो जाता है। हाँ, परफॉर्मेंस में थोड़ा एफर्ट लगता है, ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ता है, आप परफॉर्म करते हो, बट वो मुझे करना अच्छा लगता है। तो हम कर रहे थे प्रोफेशनल, मतलब लाइक प्रोफेशन की बात, अब चलते हैं कुछ प्यार से रिलेटेड बातें करने। प्यार घूम फिर के आ ही जाता है एक पोएट की एकदम। जिंदगी में और एक इंसान की जिंदगी। बहुत जरूरी भी है। हाँ जी, पूछो क्या पूछना चाहते हैं आप। प्यार क्या है आपके लिए, और पहला प्यार कब हुआ था? भाई साहब, सो ऐसा है कि भाई मैं मेरे पास तो इसमें इतनी कविताएं हैं, बट प्यार आई फील इज अ वेरी ओवररेटेड फीलिंग। ओवररेटेड शब्द है ये, मगर हाँ, मतलब प्यार को ना बॉक्सेस में नहीं डाल सकते हो, ढांचों में या किसी भी चीज के अंदर नहीं डाल सकते, यू कैन नॉट फिट इट। मुझे नहीं लगता इसकी कोई डेफिनेशन एज इट इज है। मगर हाँ, जहां आपको जिस रिलेशनशिप में आप हो सको, वो प्यार है मेरे लिए। मतलब something, someone, some feeling that accepts you as you are, that is love for me. My parents accept me as I am, my friends accept me as I am, and some people who accept me as I am, that is love. And it cannot be भाई ऐसा है या वैसा है। तो उस पे मैं आपको 4 लाइनें सुनाऊंगी। एकदम एकदम। मोहब्बत ये, मोहब्बत वो, मोहब्बत बस यही है क्या, यहाँ हर बात का मरकज, मरकज मतलब सेंटर, यहाँ हर बात का मरकज मोहब्बत ही नहीं है क्या, मोहब्बत को नहीं पाया, मोहब्बत को नहीं समझा,
समझ सबके जो आ जाए, मोहब्बत वो नहीं है ना। तो वाह। मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत को क्या ही हम डिफाइन करेंगे, बहुत लोगों ने किया है, हम भी करते हैं कविताओं में, मगर ऐसा ही है, मोहब्बत कैन नॉट बी बॉक्स्ड, और आपको बदलती नहीं है मोहब्बत। और आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था, पहला प्यार कब कब हुआ हुआ था? था? मतलब मुझे अभी, मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर हम उस सेंस में प्यार की बात करें, माँ बाप और भाई बहन और रिश्ते नातों से हटके, तो क्रश हुआ है मेरी जिंदगी में। क्रशेस मुझे बहुत रहे हैं, आज तक होते हैं। प्यार आई एम नॉट श्योर, मतलब ऐसा लगता है ना, ऐसा लगा कि भाई वो शायद वही प्यार है, बट अब लगता है कि नहीं यार वो तो ऐसे ही था, तो ऐसे वाली चीज है। सो आई विल नॉट से कि हाँ एकदम, वरना होता प्यार तो फिर मैं लेके ही आती अपने साथ। तो वो जी। चीज है। और ट्रैवलिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है? घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि घूमने फिरने का ना एक और फायदा होता है आर्टिस्ट को, हमें बहुत कहानियां मिलती हैं। आई थिंक मैं घूमना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे वहां पे भी बातें करना पसंद है। मतलब आई जस्ट नॉट ऐसे में जाके जगहों पे, एक देखो दो तरह का घूमना होता है मेरे हिसाब से। एक तो आप जाओ और अपने में बस बैठे रहो, विच इज शांति महसूस हो और ये सब, है ना। दूसरा होता है आप जाओ और सबसे बातें करो जो आपको मिले, और फिर वहां से आप बहुत सारी कहानियां लेकर आओ और फिर बस मजा आ जाए। तो मतलब दोनों तरह का ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है, डिपेंड्स अपॉन माई मूड। कर नहीं पाती हूँ मैं बहुत ज्यादा, बट हाँ थैंक्स टू पोएट्री, थैंक्स टू इवेंट्स चली जाती हूँ। बट पसंद है मुझे ट्रैवल करना। तो ऐसे जैसे कि कई जगह हो, लाइक पहाड़, जहाँ पे आपको जाना पसंद है और जाते रहते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है? मतलब हाँ मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, तो अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा कि भाई मैं तुम्हें 5 दिन की छुट्टी दे रही हूँ, जहाँ जाना है जाओ, तो दे आर माई थिंग। लाइक आई डोंट वांट टू गो टू बीच। मतलब वो होता है ना, आर यू माउंटेन पर्सन, आर यू बीच पर्सन? क्योंकि मुझे पहाड़ पसंद है इसलिए मैंने पूछा। तो मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब आई थिंक उसमें दोनों चीजें होती हैं। आपको शांति भी महसूस होती है, बिकॉज जब कोई नहीं होता तो शांत भी है, एंड आप निकल जाओ बाहर, मिलो आसपास लोगों से। और पहाड़ के लोग मुझे ऐसा लगता है बहुत प्यारे लोग हैं इनोसेंट होते यार, हैं बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक बार बहुत मजेदार किस्सा है, मैं दिल्ली से हूँ, है ना, जी। और लड़की हूँ, तो हमारे में शक का कीड़ा ऐसा होता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा होगा ना, मुझे लगेगा तो मुझे मार के ही जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ हम लोग पहाड़ों में कहीं गए थे, एग्जैक्ट जगह मुझे याद नहीं है, और हमने किसी जगह कहीं रास्ता पूछा। तो वहां एक स्कूल स्टूडेंट्स थे दो, वो उन्होंने हमें रास्ता बताया और वो पीछे पीछे चलने लग गए, ठीक है। और मेरे अंदर की जो दिल्ली वाली लड़की है, मैं घबराए जाऊं, मेरे को लगा शिट, इन्होंने पत्थर तो नहीं उठाया, ये मार तो नहीं देंगे पीछे से। और मैं अपने जूनियर को बोल रही हूँ देख तू ना इनके पीछे रह, तू आगे मत रह। और वो समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है इनको, और मैं अलग अलग जोन में चल रही हूँ। मुझे लगा आज तो मेरा आखिरी दिन है इस लड़कियों को planet दिमाग पे। वैसे तेज चलते हैं। और मतलब मेरे को बस जितना नेगेटिव मैं हो सकती हूँ ना, मैं हुई, ठीक है। फिर कुछ नहीं हुआ, मतलब आई कुड नॉट एंजॉय ऑल्सो, मजे भी नहीं ले पाई कि भाई हम कहाँ गए हैं, बट ठीक है। फिर हम वहां गए, हम वापस आए, और वापस आके उन्होंने बोला आप ना हमारे घर पे लंच पे आइएगा। और मेरे हालत जो, मैंने तो जहर वहर बहुत दे डर लग देंगे। गया। मगर दे वर वेरी स्वीट। कुछ हम नहीं गए ऑफ कोर्स, मैंने जी। जाने नहीं दिया अपने लोगों को वहां पे उनके घर पे, बट मैं वही कहना चाहती हूँ, दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल। और हम लोगों को बीइंग फ्रॉम अ टाउन, बीइंग फ्रॉम अ सिटी लाइक दिल्ली, हमें आदत नहीं होती, हमें लगता है कुछ ना कुछ चक्कर है, और मैं बहुत शक्की हूँ इस मामले में। सो बट हाँ, ये चीज मैंने बाद में धीरे धीरे, जब मैं और पहाड़ों पे जाना शुरू की, मैंने सोलो ट्रिप्स किए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लोग अच्छे हैं, जेन्युइनली अच्छे हैं। और आप ट्रैवल करते हो, स्पेशली जब आप अकेले ट्रैवल करते हो, आपको कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको लगता है लोग भी अच्छे हैं, मतलब सारे लड़के बुरे नहीं बिल्कुल। होते, अच्छे लोग भी होते हैं। सो ये चीजें सिखाता है ट्रैवल, तो ट्रैवल अच्छा लगता है मुझे, पहाड़ बहुत पसंद है। तो आपने बोला आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली का छोले भटूरे, छोले कुलचे बहुत फेमस है। क्या आपको ऐसे स्ट्रीट फूड पसंद है या घर का एकदम सिंपल सादा खाना पसंद है? ये आपने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। मगर हाँ, मतलब अगर मेरे को कोई, मैं बाहर बहुत कम प्रेफर करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ घर में खाऊं, लेकिन घर में बहुत कुछ बनाऊं, ऐसे वाला मैं नहीं बनाती हूँ, बनवा लेती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बाहर जाके लाइक, अगर मुझे कैफेज बहुत पसंद आते हैं, और इसमें भी वही जुड़ा हुआ है, मुझे कैफे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि मैं जाऊं, कॉफी पीऊं, साथ में कुछ लिखूं, साथ में कुछ ऑर्डर करूं,
और ना मैं बचपन में देखती थी स्टारबक्स पे, और ये डेंटिस्ट और डॉक्टर्स को ये सुख कम मिलता है। आप जाओगे ना स्टारबक्स पे, लोग लैपटॉप खोल के बैठे होते हैं, जी, कॉफी पे कॉफी मार रहे होते हैं ना, ऐसे आपको लगता है अरे यार ये क्या काम भी life है, चल रहा है। काम भी चल रहा है। तो मैं हमेशा बहुत फैसिनेटेड रहती थी इस चीज से कि यार ये मुझे भी करना है। तो आई थिंक मेरा बाहर जाने का रीजन ये होता है कि मुझे एक कप कॉफी, और बस ऐसे, चाहे कुछ ना लिखूं बट मैं बस ऐसे वो वाला मुझे फील लेना है कि मैं कुछ बैठी हुई हूँ और साथ में कुछ खा रही हूँ, सैंडविच कॉफी। तो मुझे अच्छा लगता है बाहर जाना। और छोले भटूरे वगैरह मेरे पापा को बहुत पसंद है। मैं इतनी फैन हूं नहीं, मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्थ पे ध्यान दूं। बिल्कुल। तो मैं घर पे बना सकती हूँ ये सब, घर पे खा लेती हूँ ये लेकिन सब आपने चीजें। बोला पंजाबी हो तो आपका फूड भी अलग होगा। नहीं मतलब वही है, हमारे परांठे हमारी स्टेपल डाइट होती है, जो अब हम कोशिश कर रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, तो ऐसे कोशिश रहती है कि ना खाएं परांठे। फिर भी जैसे मैं कभी कभी मैं गुड़गांव भी रहती हूँ, मैं दिल्ली भी रहती हूँ। तो गुड़गांव में जब मैं होती हूँ, जब मुझे खुद बनाना होता है तो मैं सारे शॉर्टकट देखती हूँ। ब्रेड पे सूजी में डिप करके बना दी, जल्दी से वर्मिसेली बना दी। तो कैसे आप सीख लिया ये आपको? यूट्यूब जिंदाबाद, वाह! आजकल सब कुछ है ना। तो मेरी मॉम ने अपनी शादी के टाइम पे कुकिंग कोर्स किया था और हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो सब सीख लिया। बस एक हफ्ते अकेले छोड़ दो, इंसान जीना सीख जाता है, मुझे ऐसा लगता है। यूट्यूब चल रहा है यूट्यूब और चल रहा है, सीख रहे उसमें हैं। बना रही हूँ। तो मैंने सब, ब्रेकफास्ट इज माय फेवरेट मील ऑफ द डे। अगर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैं पूरे दिन ऐसे बैठी रहूंगी, बात नहीं करूंगी। तो ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो फूडी, है ना। तो मुझे अपने ब्रेकफास्ट हाथ का खाना पसंद है, बना के। मुझे खाना पसंद है, कोई और बना दे। हाँ, तो जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं इजी ऑप्शंस चूज करती हूँ, और जब मैं अपने मॉम डैड के पास होती हूँ तो मैं अपने मॉम को बोलती हूँ ये बनाओ, वो बनाओ, ये खिलाओ, ऐसे। मम्मी के हाथ का खाना ही अलग है, हाँ, वो तो मिस करते ही है सब लोग। हाँ, खाना वही होता है, परांठे बहुत होते हैं पंजाबियों के घर पे, बट अदरवाइज आजकल सब मिक्स्ड है। आई थिंक इफ यू आर अ फूडी यू आर फूडी, फिर आपको सब ट्राई करना होता है। सुकून के तलाश में हम्म, आपके फेमस कविताओं में से एक है। हाँ जी। तो जब आप लिख रही थी तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको? आई थिंक जैसे उन्होंने बताया ना, कुछ चीजें मेरी लाइफ में होती हैं और वो रहती हैं और फिर वो कुछ दिन बाद निकलती हैं। तो आई थिंक दैट वाज द टाइम अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर गोइंग अब्रॉड, बहुत सारे दोस्त बाहर जा रहे थे, और कहीं ना कहीं मैं भी कंटेम्पलेट कर रही थी शायद। तो मेरे पास अभी भी वो पेज है घर पे कि मैं ना बाहर के एग्जाम्स का नोट बना रही हूँ और लिख रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, और अचानक सुकून की तलाश में तू फिरा इधर उधर। तो बस ऐसे ही आई वो पोएट्री। और जब मैं उसको जब भी सुनती हूँ तो आई थिंक इट इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, लाइक मे बी। खुद को रिलेट हाँ, करते हैं? खुद को रिलेट से ज्यादा मुझे लगता है शायद मैं खुद को समझा रही हूँ उस कविता में, या खुद को बता रही हूँ उस कविता में। तो उस टाइम तो तब लगा कि अच्छा ये लिखा है, मतलब मैंने परफॉर्म की जब वो पोएट्री, तो मुझे ये टेंशन थी कि यार मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं यहाँ फंबल तो नहीं हो गई, मैंने पॉज ज्यादा तो नहीं ले लिया। तो मेरे ये कंसर्न्स थे। बट जब वो सबको इतनी अच्छी लगी और सबके पास पहुंची, और उस कविता के बाद से मुझे जो अनचाही वैलिडेशन भी जो मुझे मिली, मतलब आई नेवर वांटेड इट, बट जब वो मुझे मिली तो मुझे पता चल गया कि पोएट्री इज हेयर टू स्टे एंड आई हैव टू कीप परफॉर्मिंग। मुझे ये चीजें बाहर पहुंचानी है क्योंकि लोगों को इतनी अपनी लग रही हैं, लाइक एवरीबडी कुड रिलेट टू इट। तो बहुत अच्छी चीज थी। सुकून, और ऐसी कविता आपकी अगर पहुंचे लोगों तक, जो तो वो एक वो सेट कर देती है कि अरे वाह मैंने अच्छा लिख के दे दिया लोगों को। तो वो ऐसा रहा, और बहुत लिखने के सक्सेस भी पीछे रहा। वो सक्सेसफुल रहा। 2019 में आई गेस मेरी जो डिजिटल प्रेजेंस की जर्नी है वो वहीं से शुरू हुई। उससे पहले मुझे नहीं जानता था कोई। अपने सर्किट में जानते थे, लोग जानते थे जहाँ मैं परफॉर्म करती थी, मैं जानती थी खुद को कि मैं लिखती हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी वर्ल्ड वाइड जो रिकग्निशन, वर्ल्ड वाइड से भी ज्यादा जो लोगों तक पहुंची वो चीज, और उसने मुझे बहुत बड़ा पुश दिया टू कीप राइटिंग नो मैटर व्हाट, वो वाली चीज। एंड मोर देन कीप राइटिंग, कीप शेयरिंग। लिख तो मैं रही थी शुरू से, मगर मेरे को दिखाना है लोगों को और लोगों को सुनाना है, ये उसने किया। और हाँ, इंस्पिरेशन आई थिंक मेरी पर्सनल जिंदगी से, आसपास के जो उस समय माहौल था वहीं से ये आया है कि
जस्ट रनिंग रनिंग रनिंग, रुको तुम्हारे अंदर ही है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो, तो वो वाली चीज थी आई गेस। कहीं ना कहीं लोग सुकून की तलाश में हाँ मतलब दौड़ते हैं। इवेंचुअली वही है, वो कविता में भी मैंने जो पोएट्री है उसमें भी जी। यही कहा है कि आपको लगता है अभी जैसे मुझे यहाँ पे अगर मैं आई हूँ बोलती हूँ शायद यही मेरी मंजिल है ना, यहाँ आ जाते हो फिर आपको लगता है नहीं वो है, फिर वहां पहुंच जाते हो फिर आपको लगता है अरे वो है, तो यू आर अ कॉन्स्टेंट बैटल विद योरसेल्फ कि अब ये अब वो अब वो अब वो, और ये चीज कभी खत्म नहीं होगी जब तक आप हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे में है ऑलरेडी। एंड देखो आई थिंक ये भी कहना गलत होगा कि आप भागो मत, क्योंकि अगर आप चलते नहीं हो जिंदगी में, या जब तक आप ये नहीं कहते हो मुझे ये करना है या मुझे वो करना है या मुझे वो करना है, तब तक आप जीने की वजह नहीं होगी। मतलब आपको अगर मैं बोलूं कि अच्छा आपको कल जाके मुंबई में एक इंटरव्यू लेना है, ठीक है, तो यू विल बी एक्साइटेड फॉर इट, है ना, वो आपने सोचा नहीं है बट आप इसके लिए एक्साइटेड हो। मैं ये नहीं कह सकती छोड़ो मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत सुकून में हूँ मुझे नहीं जाना वहां, तो ये आप नहीं कहोगे बिकॉज इट इज एन एक्साइटमेंट वाली चीज, तो वो चलते रहता है। बट एट द सेम टाइम जब आपको ये पता हो कि दिस इज जस्ट अ जर्नी, और मैं अंदर से हूँ इतनी सक्षम या मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मेरे पास है ऑलरेडी जो मुझे चाहिए, दिस इज जस्ट एन एडिशन, तो वो आसान हो जाता है थोड़ा सफर। बिल्कुल। हाँ तो ये वो सुकून पूरा उस बारे में ही था, एंड आई एम हैप्पी कि वो पहुंचा लोगों तक। सो वो चीज है जो लाइक आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर जाने से कुछ करने से कहीं ना कहीं घबराते हैं, डरते हैं, तो उस लाइक लड़कियां जो कुछ करना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है, उनको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो डर की वजह सबसे बड़ी है आप अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हो, एंड देन कंडीशनिंग। अभी हाल फिलहाल एक किस्सा हुआ राइट जिसमें द गर्ल वाज शॉट बाय हर ओन फादर, जो भी ऐसी जी। न्यूज आई है ना। सो ये कंडीशनिंग है कि अब इसको शायद उस खबर को देखकर बहुत बच्चे डर गए होंगे, बहुत लड़कियां डर गई होंगी, लेकिन एक लड़की शायद ऐसी होगी जो उसमें से बोल रही होगी कि अपनी शर्तों पे जी और किया जो करना चाहती थी और ये हुआ। सो इट इज आई थिंक नजरिए पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि लोगों का नजरिया बदलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लड़कियों का भी नजरिया खुद को लेके बदलना चाहिए। मतलब हम सवाल नहीं करते, हम हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमें बोला जाता है और हमें लगता है हमें ये करना है, हम सवाल नहीं करते। जी। जहां हम सवाल करते हैं सोसाइटी हमें नकार देती है। लाइक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, जब तक आपको कोई बोल रहा है, जब तक आप हाँ में हाँ मिला रहे हो आप अच्छे हो। और आई थिंक ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, जनरली भी ये है, जब तक आप हाँ में हाँ मिला रहे हो किसी के, आप उनके फेवरेट एम्प्लॉय हो, आप सबसे अच्छे हो, जहां आपने क्वेश्चन रेज किया बिल्कुल। अबाउट एनीथिंग यू आर आउटकास्टेड, आपको बोल दिया जाता है। तो ये लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा होता है, एक अलग लेवल पे होता है, क्योंकि वो शुरू से सुन रही हैं और शुरू से हाँ में हाँ मिला रही हैं। तो आई थिंक हाँ में हाँ मिलाना बंद कर देना चाहिए, पहले खुद देखना, एक सवाल जरूर उठाना चाहिए कि इफ आई एम डूइंग दिस व्हाई, इफ आई एम नॉट डूइंग दिस व्हाई, खुद से एक सवाल करना चाहिए। और दूसरी चीज मुझे लगता है अगर हर मदर और हर फैमिली में ऐसा हो जाए कि लड़कियों को पढ़ाना है, मतलब आई एम अ वेरी ह्यूज सपोर्टर ऑफ वुमेन एजुकेशन। जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बदली है, मतलब अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं होती और उनको नॉलेज नहीं होती तो शायद मैं उस लेवल पे अपने बिगिनिंग में नहीं आती बचपन में। और ऐसी भी विमेन हैं हु हैव नॉट स्टडीड, बट वो इतना उनका ना उन्हें पता है कि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चियों को पढ़ाना है। तो एजुकेशन प्लस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो धीरे धीरे आती है, ये बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। तो डर सबको लगता है, मगर वही है, अब वो वाली चीज, आप डर के आगे जीत है बोल दो, या निकलना पड़ेगा डर को, मतलब इतना मजबूत करना पड़ेगा, आर या पार वाली चीज है वो बिल्कुल। वाली। क्या आपको लगता है एक लड़की एक साथ कई काम कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हो? यार मतलब मैं क्यों, मतलब आप अपनी, अगर मैं देखूं मेरी मदर, देयर वाज अ टाइम शी वाज अ टीचर एंड शी यूज्ड टू, फिर शादी हुई, और सिर्फ करते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है लड़कियां
विद टाइम बदलती भी बहुत है। लाइक मतलब हम कैसे ढाल लेते हैं अपने आप को। मेरी मॉम एक टीचर थी, शादी हुई, शी कुड नॉट डू टीचिंग, शी स्टार्टेड अ पार्लर ऑफ हर ओन एंड शी लर्नड इट, और उन्होंने किया सब कुछ। उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होम मेकर बनने की, तो when we shifted from Punjab to Delhi, she left everything and she focused on that. मेरी मम्मा किचन में ही 4 चीजें कर लेती हैं साथ साथ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तो हम बचपन से करते आए हैं, तो बस अब वो चीज प्रोफेशन में आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई कर सकता है, इट्स जस्ट अबाउट हमें वक्त लगता है उस मैनेजमेंट को सीखने में। मैं अभी तक सीख रही हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मे बी 8 घंटे दूं यहाँ या 4 घंटे वहां दूं, ऐसे वाली चीज होती है। बट अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर, शायद मुझसे भी ज्यादा, दे आर मैनेजिंग। कितनी वर्किंग वुमेन है जो काम करती हैं। यू योरसेल्फ, आप यहाँ आते हो, यू हैव अ डॉटर, राइट? जी। तो आप बच्चे भी संभाल रहे हो, आप काम पे भी आ रहे हो। मुझे तो लगता है मेरे ऊपर हार्डली एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट देयर आर वुमेन आउट देयर जो सब कर रही हैं, जो घर का संभाल रही हैं, जो ऑफिस जा रही हैं, जो बच्चों को संभाल रही हैं, बहुत करती है। सो कर शुरू से सकती ही हैं। करके आ रहे हैं। अगर वो कर रही हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो शुरू से हो रहा है और होता रहेगा ये। मेरा एक सवाल है, लाइक बात चल रहा था महिलाओं के बारे में, फेमिनिज्म को आप कैसे देखते हैं? लाइक क्या है फेमिनिज्म आपके लिए? मुझे भाई जो उसकी डेफिनेशन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वही है कि एक बात कही जाती है, बहुत कही जाती है कि देयर आर ट्रेट्स जो हमारे हैं, देयर आर ट्रेट्स जो मेन के हैं, राइट? वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, ठीक है, आप उस चीज को नहीं बदल सकते हैं। बट किसी इंसान को बस इसलिए अपॉर्चुनिटी ना देना क्योंकि ये औरत है, दैट इज समथिंग विच नीड्स टू चेंज। तो मुझे ऐसा लगता है, एंड आई माइट बी रॉन्ग, मतलब फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए डेफिनेशन अलग है, बट मुझे लगता है जो सही फेमिनिज्म है वो किसी को नीचा दिखाने में नहीं है। मतलब इट्स नॉट कि हम ऊपर हैं और तुम नीचे हो, इट्स नॉट। ओनली रीजन, ओनली द फैक्ट, द मेजर फैक्ट इज कि वी बोथ आर इक्वल्स जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अब I have seen a lot of women who are good drivers, who are amazing drivers. मुझे लगता है मैं भी बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, राइट? बट वो एक कंडीशनिंग हुई हुई बोल देते हैं ऐसे कि भाई आप नहीं कर पा रहे हो या आप नहीं कर पा रहे हो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे ही घर का है। हमें कभी लंबे सफर पे जाना होता है ना, तो मुझे गाड़ी नहीं दी जाती। मतलब मेरा भाई होगा तो भाई ही चलाएगा। नाउ इट इज चेंजिंग, जब मैंने 2-3 बार कर लिया गुड़गांव से दिल्ली अप डाउन, तो भी चेंज हो रहा है। बट पहले ऐसा होता था 4 लोग बैठे हुए हैं, चलाएगा, माय ब्रदर ओनली विल ड्राइव। तो अब ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मे बी दे आर कंडीशन्ड लाइक दैट। उन्हें लगता है कि भाई ये काम उसका है। बैंक के कामों से लड़कियों को अलग रखा जाता है, प्रॉपर्टी के कामों से लड़कियों को अलग रखा जाता है। दीज आर सम प्लेसेस जहां हम उतने ही केपेबल हो सकते हैं जितने कि men are capable. तो आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट अबाउट वो ऊंचा, मैं ऊंची, मैं अच्छी, वो बुरा। इट्स अबाउट आप देखे तो देखो ना, नहीं होगा तब बोलना, आप करवा के तो देखो, बोल के तो देखो, वो वाली चीज है। बिल्कुल। जब आप फ्री रहते हैं तो आपको क्या पसंद है? यार ये सवाल ना मेरा इसी एक जवाब पे खत्म हो जाता है, मैं पोइट्री करती हूँ। लाइक म्यूजिक वगैरह? हाँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। लाइक ऑफ लेट मेरे को पहले ड्राइविंग नहीं आती थी, लेकिन जब से मैंने सीखा है, तो मुझे अगर मेरे पास घर पे गाड़ी हो और मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं गाड़ी ले जाऊं। बिकॉज ड्राइव करना और म्यूजिक चला के ड्राइव करना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मुझे मूवीज बिंज वॉच करना पसंद, मूवीज नहीं, शोज बिंज वॉच करना पसंद है। बाकी मुझे लिखना तो ऑफ कोर्स इट इज समथिंग, आई विल नॉट call it a hobby also now, it has become kind of profession, तो वो तो professionally भी चल रहा है। so ये करना पसंद है। then मुझे ओवरथिंक करना बहुत पसंद है। अक्सर लड़कियां ओवरथिंक करती हैं, लड़के भी ओवरथिंक करते हैं आजकल, सब कोई ओवरथिंक। हाँ, so वो सब पसंद है। और बस यही है, ये इसी में चलता है। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये नहीं है। तो ये सब है। बाकी म्यूजिक और घूमना फिरना और अपनी यादों में घूमना वो सब पसंद है। तो ये
आपने बेचारी नहीं है इस विषय पे बात की, हाँ। जो कि सोसाइटी के जो रूल्स है उसको चैलेंज करते हैं। तो अपने इस कविता में क्या मैसेज देना चाह रही, और खास करके जो लड़कियां हैं? सो बेचारी नहीं है कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट अगर हमें लड़कियों की सिचुएशन बदलनी है सोसाइटी में, तो हर लेवल पे काम होना चाहिए। उनके माँ बाप से लेकर, उनके भाई से लेकर, उनके दोस्त से लेकर, लड़कियों में खुद में ये मैसेज बहुत क्लियरली जाना चाहिए कि वो बेचारी नहीं है। क्योंकि लड़कियों को बेचारी, इससे नहीं होगा, अरे तू कहाँ उठा पाएगी, ये मतलब ये सारी चीजें ना सुनी है। तो लड़कियों मतलब मुझे याद है मैंने एक बार ऐसे कुछ बोल दिया था, अरे यार बेचारा लड़का, तो माय ब्रदर टुक ऑफेंस, ऐसे कैसे बात कर रही है बहन तू। मैंने यार क्या बात कर रही हूँ, उस टाइम में मैंने कुछ नहीं बोला, बट फिर वो आई यू गो इनटू द थिंकिंग, तो हम तो सुन ही रहे हैं ना बेचारी लड़की। तो इट स्टेम्स फ्रॉम देयर कि उसमें हर पैराग्राफ में एक मैसेज एक लोगों के लिए है। तो घर के आसपास ही है, माँ बाप के लिए है कि उसे तुम पढ़ाओ, काबिल बनाओ, वो कर सकती है क्या क्या उसे ये बताओ। उसे तुम पढ़ाओ, काबिल बनाओ, वो कर सकती है क्या क्या उसे ये बताओ। शादी ही बस जिम्मेदारी नहीं है, वो बेटी तुम्हारी बेचारी नहीं है। क्योंकि लॉट ऑफ फैमिलीज, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज, पेरेंट्स को टेंशन होती है सबसे ज्यादा। पढ़ा लिखा दिया, पढ़ाने के जस्ट बाद उन्हें ये टेंशन नहीं होती जॉब की, उन्हें टेंशन नहीं होती कि बेटी कमा रही है, उसका अपना घर है, वो क्या करिए, उनकी टेंशन होती है शादी। सो ये बस उसी के लिए है। लॉट ऑफ पीपल हैव चेंज, सब ऐसे नहीं है, बट स्टिल ये एक मैसेज है जो इसके थ्रू मैंने दिया, ये माँ बाप के लिए। भाई के लिए जो था वो मेरे जहन से भी निकल गया है, मगर एक ये था कि एक जो लड़कियों के खुद के लिए है वो ये है कि तो खुद पे तरस इतना खाया ना कर, बेचारी है ऐसा सुनाया ना कर। क्योंकि वट एवर सेड एंड डन, जब तक हम खुद में ये विश्वास नहीं रखेंगे ना कि हम ये करने के काबिल हैं, कोई नहीं हमें पुश कर, कोई नहीं करवा सकता। हमें खुद में आना होगा कि भाई हम कर सकते हैं और हम बेचारे नहीं हैं, ये हमें खुद समझना होगा। तो खुद पे तरस इतना खाया ना कर, तो खुद पे तरस इतना खाया ना कर, बेचारी है ऐसा बताया ना कर। तुझको पढ़ाया लिखाया गया है, किसी एक को सब बनाया ना कर। खुद के लिए खुद ही लड़ना है तुझको, खुद के लिए खुद ही लड़ना है तुझको। तू किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, तू लड़की है लेकिन बेचारी नहीं है। सो ये वही बहुत है। अच्छी बात है। वही। मैं क्या, सभी रिलेट करते हैं इस बात से, क्योंकि बचपन से लड़कियों को बेचारी ही बोला जाती है। हाँ। कभी कभी तो नाम भी नहीं लेते लोग, बेचारी ये हो गया, बेचारी से हो गया। वही है। और द फैक्ट दैट वो इतना बोला गया है ना कि लड़कियों ने खुद को समझना शुरू कर दिया कि मे बी वी आर नॉट केपेबल ऑफ, शायद हम ये नहीं कर सकते, शायद हम वो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो वाली चीज है। तो आई थिंक इट्स द होल थिंकिंग नीड्स टू चेंज राइट फ्रॉम द पेरेंट्स, भाई बंधु दोस्त यार लड़कों, इनको तो बदलना ही है। गर्ल देमसेल्व्स नीड टू खुद को पहले बदलना है। अब तो चीजें बहुत बदल रही हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि पहले डस्की कलर को ऐसे माना जाता था कि क्या ही है, आजकल लड़कियां दे आर लाइक गर्ल्स हु, उन्हें पता है कि उनकी आपकी पर्सनैलिटी हमेशा आपके रंग रूप आकार से बहुत ऊंची होती है। सो यू कैन सी गर्ल्स आउट देयर हु आर लाइक दे हैव अमेजिंग पर्सनैलिटीज, उन्होंने अपने लिए लाइफ बनाई, उन्होंने अपने घर चला रही है। कितनी लड़कियां आर या टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली, गर्ल्स देमसेल्व्स। तो ये कब पहले नहीं होता था, कम होता था, तो अब हो रही हैं चीजें। तो आई थिंक चीजें बदल रही हैं इन द राइट डायरेक्शन। वक्त लगेगा मगर इट्स गोइंग गुड। आपने भी जिक्र किया कि रंग रूप से कुछ नहीं होते, क्या आपके लिए ब्यूटी कितना इम्पोर्टेंट है? यार मैंने ना भी रिसेंटली कुछ लिखा था कि हर एक को, मुझे बहुत पसंद है कोई मुझे खूबसूरत कहे, राइट, मगर मैं सिर्फ वो नहीं हूँ। लाइक मेरी डेफिनेशन वहां खत्म नहीं होती है। अगर आप बोल रहे हो, मुझे वो कमेंट्स अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं है जिसमें बोलते हैं अरे वाह बहुत सुंदर लग रही। आपने सुना मैंने क्या बोला? और नहीं सुना तो सुनो, बिकॉज दिस फेस इज नॉट, मैंने नहीं बनाया ये चेहरा, मुझे मिला है। इनफैक्ट मेरी स्माइल, मेरी आईज, ये सब कुछ मिला है मुझे, इट्स गिफ्टेड एंड आई नो इट वेरी वेल। मैं जो हूँ वो मेरा काम है, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ पोएट। मैं जिन बातों पे बात कर रही हूँ आप वो सुनो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरत होना अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स यू आर कॉन्फिडेंट, आपको लोग बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है ना, मगर सिर्फ वही सब कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट इन योर हैंड्स, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आप उस चीज की तारीफ कर रहे हो जो मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मुझे क्यों अच्छी लगेगी वो चीज? आप उसकी तारीफ करो ना जो मैंने बनाई है, जो मैं कर रही हूँ। सो आई थिंक all of us, be man, be a woman, हम बहुत ऊपर हैं चीज़ों के। हाँ, लड़कियों पे चीज़ ज़्यादा आती है खूबसूरत की, बहुत ज़्यादा आ जाती है, मगर हम सब उन चीज़, अब लुक्स के तो बहुत ऊपर है हम लोग। हाँ, सो ये मानती हूँ मैं कि भाई टॉक, मेरी अगर तारीफ करनी है तो आप मेरी पर्सनालिटी की, मेरी बातों की, मेरी आर्ट की, मेरे काम की करो। ये तो दिया हुआ है, आज है कल चला जाएगा क्या कह सकते हैं उसको? अच्छा थॉट है आपका, लाइक वैसे तो पूछते रहती है चीज, बट अलग अलग आंसर होते हैं सबके। मैं, मेरे को बताना क्या क्या आंसर होते हैं बट हाँ, ये मुझे, मतलब मैंने इस पे 2-3 चीजें लिखी हैं, अभी डाली नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे तो ऐसा लगता है जो भी बात करे आप लिख चुके हो उस मैं बारे में। लिखी हुई है, मैं वही बता रही हूँ। अगर मेरे पास, मतलब अब ये फिर वो पोइट्री बन जाएगा सब कुछ, बिल्कुल। अगर मैं बोलना शुरू करूंगी। मगर हाँ, उसमें यही है कि हर बातों पे आप लिखते हैं, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। आज का मेरा लास्ट सवाल है, ओके लाइक इतने सारे बातें कर लिए, पता ही नहीं चला, टाइम कैसे निकल तो गया? वही क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट टाइम लिमिटेड है। बिल्कुल। तो आप काफ़ी सालों से हमारे जो फाउंडेशन है, छाव फाउंडेशन सिरोज के साथ जुड़ी, आपने जिक्र किया, तो आपको पता ही है हम लोग एसिड अटैक के कॉज पे काम करते हैं। कहने के आज भी इस क्राइम को लेके जागरूकता बहुत कम है कम है। और बहुत लोगों को पता ही नहीं है एसिड अटैक क्या है। लाइक मैं जब एनजीओ से नहीं जुड़ी थी, मुझे भी नहीं पता था, तब भी लाइक मैं एजुकेटेड हूँ, ऐसे नहीं है मैं पढ़ाई नहीं किया। तो लाइक इसके जागरूकता के लिए और इस क्राइम को कम करने के लिए आपको क्या लगता है किस तौर पे जाके काम करने की ज़रूरत है? मतलब मैं ये कहूंगी कि आप लोग इस पे बहुत देर से काम कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स आपको ये बेहतर पता है, बट दिस इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोई भी कॉज है, कोई भी चीज है, वो वक्त जो चल रहा है उसमें जो चीजें चल रही हैं ना, उसकी एसिमिलेशन, उसकी एडिशन बहुत जरूरी है। लाइक अगर आप सोचो, आज रेडियो नहीं चल रहा है, अगर कोई रेडियो पे शो शुरू हो और वो सिर्फ रेडियो तक रहे, टीवी आ जाए, सब कुछ आ जाए, और वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो वो रेडियो शो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोग कर रहे हो। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट कि आप ढल रहे हो। अगर डिजिटल मीडिया आ रहा है तो आप उसमें ढल रहे हो, ऑन ग्राउंड है आप उसमें ढल रहे हो, कैफे कल्चर है आप उसमें ढल रहे हो, तो आप लोग हो। और जितना आप दिखेंगे, आई थिंक मोर अपॉर्चुनिटीज टू द सर्वाइवर्स, एक ये बहुत बड़ा रीजन होगा कि लोगों को दिखेंगे। विजिबिलिटी कहते हैं ना, जो दिखता है वही समझ में आता है लोगों को। तो अगर आप दिखेंगे ज्यादा तो लोग सुनेंगे ज्यादा। अगर आप दिखेंगे, आपके पास आज एक माइक है, आपके पास चैनल है, इंस्टाग्राम डिजिटल मीडिया की पार है, तो आई थिंक आप इन्हें, इसे यूटिलाइज किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और सर्वाइवर्स के चेहरे हर जगह होने चाहिए, सिर्फ एक फाउंडेशन में नहीं होने चाहिए, डे टू डे लाइफ में भी होने चाहिए। आप कहीं पे भी जाएं तो दिखना चाहिए, क्योंकि तभी लोग जानेंगे कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, तभी लोग उन कहानियों तक पहुंचेंगे। और कहानियां कही जानी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत हो सकती हूँ कि एक बार एक इंसान अगर जाता है इस अगर आपने ये फेस किया है, तो आप उस मोमेंट को फिर से याद भी नहीं करना चाहोगे, राइट? इट इज अ वेरी नेगेटिव मेमोरी फॉर यू। मगर वो कहानी किसी भी माध्यम से लोगों तक जानी चाहिए, ताकि लोग समझें, ताकि वो लड़कियां समझें जो शायद कल इसका शिकार हो सकती हैं, उन्हें पता चले कि अच्छा ये हो सकता है मेरे साथ। बैन करना चाहिए, आई थिंक गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए अबाउट एसिड सेलिंग। आई थिंक वो आज भी चल रहा है जी। तो वो चीजें होनी चाहिए, उन लेवल्स पे काम होना चाहिए। ऑफ कोर्स एक फाउंडेशन सब कुछ नहीं कर सकती है, बट इट्स वेरी गुड एंड वेरी कमेंडेबल कि आप लोग इतनी चीजों पे काम कर रहे हो। मैं शिरोज से आई थिंक बहुत वक्त से जुड़ी हूँ। पहले मैंने जैसे आपको बताया, मुझे शिरोज कैफे के बारे में पता था जो लखनऊ में है,
और पता था कि ये सर्वाइवर्स चला रहे हैं, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट क्यूरियोसिटी, अरे वाह। फिर वहां से कोई जुड़ता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये भी है, वो भी है, वो भी है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक नई दुनिया है, एक अलग दुनिया है ये, एंड वेरी एम्पावरिंग, सो इट्स वेरी गुड। एंड आई थिंक विजिबिलिटी इज द मेन थिंग। जितना आप देखेंगे, और दिखिए, मैं तो बोल रही हूँ माइक पकड़ के चढ़ जाइए हर ओपन माइक में, वो हर भी स्टेज करने पे, वाले और हम लोग। अपनी कहानी सुनाइए, योर स्टोरीज। आप अभी मेरा ले रहे हैं, जी आई वॉन्ट पीपल टू इन्वाइट यू एज अ गेस्ट। बिल्कुल। और अगर मैं कभी शुरू करूंगी तो देखूंगी, तो मतलब आपकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा। मैंने जैसे बताया, जो लोग बच सकते हैं वो बचेंगे, और जो लोग समझ सकते हैं, जिनमें अकल होगी, वो समझेंगे। तो वही है, आई थिंक अभी हमारा कंक्लूड हो रहा है। जी एक चीज पूछना है कि इसको कट कर देंगे। हमारा जो सिरोज टीवी है, ऑडियंस को इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज दूंगी कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आ रही हैं आपके पास शिरोज टीवी के माध्यम से। और जैसे मैंने बोला कि डिजिटल मीडिया की जो पार है वो हम सब जानते हैं। मैं यहाँ डिजिटल मीडिया की पार की वजह से बैठी हूँ, और यहाँ वो आवाजें हैं जो, कुछ आवाजें आपने शायद बहुत सुनी होंगी, मगर कुछ कहानियां और कुछ बातें ऐसी होंगी जो नहीं सुनी होंगी। सो उससे जुड़िए, उससे बातें कीजिए, और मैसेज दीजिए लोगों को कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो आ गई है मार्केट में एक ऐसी कम्युनिटी है जो बोल रही है और बोलती रहेगी। तो आई थिंक शिरोज टीवी का मैं यही कहूंगी कि एक नया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नीडेड, वो होता है ना, नीड ऑफ द आवर, ये जरूरत थी, ये मांग थी इस वक्त की। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस, इनफैक्ट टू ऑल यू गाइज, टू आलोक जी, एवरीवन। और यही है, आई थिंक दैट इज इट। आफ्टर विद दिस आई विल रेस्ट माय केस कि बहुत अच्छा एफर्ट है, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बुलाने का शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आए अपने वक्त निकाल के, इतने बिजी स्केड्यूल। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत इंस्पायरिंग था। और जो कविता आपसे, वो तो बहुत इंस्पायरिंग रहती है। और मैं सामने, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं सामने ओपन लाइव वो सुन सकूं। दैट्स सो स्वीट। बल्कि मैंने कुछ ना बहुत पहले आप लोगों के लिए लिखा था, एंड आई रिमेम्बर शिरोज शेयर्ड इट। मतलब वो मैंने लिखा था, आई थिंक मैंने परफॉर्म किया था 2015 में, और वो 2022 या 21 में शेयर हुआ था आप लोगों के थ्रू। और तब मेरी आलोक जी से सबसे पहले बात हुई थी। तो वो तो मैं नहीं, वो लंबा है थोड़ा, तो वो तो मैं नहीं पढ़ूंगी, बट देयर आर 4 लाइन्स जो मैं बोलना चाहूंगी, एंड आई थिंक दिस विल डिफाइन योर स्पिरिट। कि तेजाब कोई भी यहाँ रूह तलक जाता नहीं, चेहरा मिटाकर भी कोई हिम्मत मिटा पाता नहीं, वो फैसले पे पछताएगी ये सोच के बैठा है, तो तू जान ले कोई फैसला ऐसे बदल जाता नहीं। तो दिस इज फॉर यू, एंड आई गेस आप लोगों की जो विल पावर है और आप लोगों का जो जज्बा है, उसको तो मैं क्या, आई थिंक जब ये पॉडकास्ट जाएगा और जब शिरोज टीवी का नाम जाएगा तो सभी सलाम ठोकेंगे। थैंक यू मैम यस, फॉर योर काइंड वर्ड। अरे ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट, बस यही है। Thank you. आशा करते हैं हमारी जो बातचीत रहा वो ऑडियंस को भी पसंद आए। यस, पसंद आनी चाहिए। आ गई है पसंद तो क्या बोलते हैं उसे, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।